आइए सर, छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, लास्ट अमेंडमेंट्स जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी अमेंडमेंट पार्ट ए हम लोगों का डिस्कस हो चुका है, पार्ट बी डिस्कस हो चुका है। क्यूआरएमपी स्कीम थर्ड अमेंडमेंट वीडियो, एक छोटी सी अमेंडमेंट वीडियो टीडीएस से रिलेटेड थी जीएसटी के अंदर 4, और उसके बाद एक 5वीं मैंने दी थी ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज की। ये छठी वीडियो है जीएसटी अमेंडमेंट दिसंबर एग्जाम सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो है पेज नंबर 32 पे है हम लोग, जीएसटी अमेंडमेंट दिसंबर 2021 एग्जाम्स। सर ये छठी वीडियो हो गई जीएसटी अमेंडमेंट्स की। आप सभी वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे जाओ तो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स हैं ये जो सामने आपके हैं। रिफंड चैप्टर नंबर 34 एसएटीसी, हमारी बुक जीएसटी वॉल्यूम 2 7th एडिशन। सर डिटेल्ड में हम लोगों ने रिफंड चैप्टर को कवर कर रखा है, इंक्लूडिंग ऑल अमेंडमेंट्स। रिसेंटली 6 मंथ्स की अमेंडमेंट्स जो कि दिसंबर एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, उसके चलते थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आए हैं। 10 मिनट के अंदर सारे चेंजेस डिस्कस हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सर पेज नंबर 34.15, राइट। मैं थोड़ा सा बता दूं, नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो इशू है इस टाइम पीरियड में कहां से कहां तक, 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 मई 2021, उसके कारण थोड़े बहुत चेंजेस हमें यहां पढ़ने पड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ चेंजेस मई मंथ में आए हैं 2021। अब सर क्या इंपॉर्टेंस है, तो सर कुछ चेंजेस जो मई मंथ में आए हैं वो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीए फाइनल जिनका एग्जाम दिसंबर 21 में है उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनकी कट ऑफ डेट 30 अप्रैल है। लेकिन आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, दिसंबर एग्जाम नहीं है, आपका कट ऑफ डेट होता है 31 मई 2021। यानी हम कुछ रिफंड चैप्टर की ऐसी अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं अपने दिसंबर एग्जाम के लिए जो सीए फाइनल वालों को नहीं पढ़नी है लेकिन हमें पढ़नी है। तो हो सकता है आपने ना सुनी हो, मैं उस अमेंडमेंट्स को करवाने जा रहा हूं, और हो सकता है आपने वो अमेंडमेंट्स ना सुनी हो कहीं पे। क्यों? क्योंकि वो सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जनरली सीएमए के स्टूडेंट्स वही पढ़ते हैं जो सीए फाइनल में एप्लीकेबल होती है। सर ये अमेंडमेंट्स जितनी भी मैं डिस्कस कर रहा हूं सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी सप्लीमेंट्री में दे रखी है, जो सप्लीमेंट्री उन्होंने दिसंबर 21 के लिए इशू की थी। उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा रहा मैं। छठी वीडियो है, पार्ट ए पार्ट बी, क्यूआरएमपी स्कीम तीसरी वीडियो, चौथी टीडीएस, 5वीं ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, छठी ये वीडियो है। सर रूल 89 सब रूल 1 में पेज नंबर 34.14 एंड 34.15 में एक छोटी सी अमेंडमेंट्स है, मैं वहीं पे जा रहा हूं डायरेक्ट अपनी मेन बुक के पेज नंबर 34.14 पे। रूल 89 यहां पर आपको क्लास के अंदर पढ़ा रखा है। पेज नंबर 34.14 रूल 89 के बाद यहां पर जब जाते हैं सब रूल 1 के थर्ड प्रोवाइजो में, तो यहां लिखा हुआ है कि डिम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो रिफंड है, जीएसटी जो लगा है उस पे, डिम्ड एक्सपोर्ट क्या है वो आगे पढ़ा रखा है आपको पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 37 पे पढ़ा रखा है डिम्ड एक्सपोर्ट। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। सर एक होता है एक्चुअल एक्सपोर्ट जिसमें आपका गुड्स इंडिया के बाहर जाता है, सर्विसेज इंडिया के बाहर जाती है। एक है डिम्ड एक्सपोर्ट जिसमें हम इंडिया की ही एंटिटीज को सप्लाई करते हैं और वो आगे एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल में एडवांस ऑथराइजेशन भी है, वहां 3-4 एग्जाम्पल है डिम्ड एक्सपोर्ट के। ऑलरेडी डिम्ड एक्सपोर्ट क्या है वो क्लास के अंदर पेज नंबर 37 में कवर किया हुआ है आप लोगों को। पेज नंबर 37 दिखा दूं मैं अपनी बुक का। मेरे सामने जीएसटी की 7th एडिशन की बुक है, वॉल्यूम 2। इसी से आपको एग्जाम देना है दिसंबर 21 का, और अमेंडमेंट्स के साथ देना है। सर काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, डिम्ड एक्सपोर्ट क्या है लिखना एग्जाम के लिए। तो ये सारे सिचुएशन है डिम्ड एक्सपोर्ट के। इसी डिम्ड एक्सपोर्ट पे अगर जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी अगर लगा हुआ है तो उसका रिफंड सप्लायर भी ले सकती है, रेसिपिएंट भी ले सकती है। यही क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है। क्या सर, अगर डिम्ड एक्सपोर्ट पे जीएसटी लेविड है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं तो आप आईटीसी ले लो, आप रिफंड ले लो। आप आईटीसी लेके यूटिलाइज कर लो दूसरी लायबिलिटी में, बट जनरली आपके पास ना लायबिलिटी होती नहीं है, आप कहीं ना कहीं रिफंड लेना चाहोगे। तो वही गवर्नमेंट ने यहां पर बोला है कि रिफंड कौन ले सकता है, रिफंड सप्लायर भी ले सकता है एज वेल एज रेसिपिएंट भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन सप्लायर कब लेगा रिफंड? जब ये हो जाए प्रूफ कि रेसिपिएंट ने इस पे आईटीसी नहीं लिया है और रेसिपिएंट उसको एक्नॉलेज भी कर दे, किसको, सप्लायर को। ये ऑलरेडी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है ये चीज।
तो सर अमेंडमेंट क्या है? तो हुआ क्या, मान लो सप्लायर ने आपसे डिम्ड एक्सपोर्ट पे जीएसटी चार्ज कर लिया और अब आप रेसिपिएंट हैं। सप्लायर बोलता है मैं रिफंड नहीं लूंगा, ऐसा करो मैं तुमसे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दे देता हूं, तुम आईटीसी लेके रिफंड ले लो। तो पहले हम आईटीसी लेंगे, उसके बाद रिफंड क्लेम करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो कंफ्यूजन थी यहां पे कि हम आईटीसी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, रेसिपिएंट को कंफ्यूजन थी, पोर्टल पहले मना कर रहा था। तो उसी की क्लैरिटी आई है कि नहीं, रेसिपिएंट पहले आईटीसी लेके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को बढ़ाएगा और उसके बाद रिफंड क्लेम करेगा, तो उसका बैलेंस जो है क्रेडिट लेजर का वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज जब रिफंड लेंगे, देखो हम अगर रिफंड लेंगे जीएसटी का तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे रिफंड एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को कम कर देती है। आप रिफंड कहां से क्लेम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। जितने रुपए का आप रिफंड लगाएंगे उतना रुपया वो आपके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो सर पहले क्रेडिट तो होना चाहिए। तो उसी पर यह क्लैरिफिकेशन है कि डिम्ड एक्सपोर्ट पे लगे हुए जीएसटी का क्रेडिट ले लो, कौन, रेसिपिएंट, और उसके बाद रिफंड क्लेम कर लो। आप क्रेडिट ले सकते हो, मना नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन रेसिपिएंट ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज इन अवेलिंग द आईटीसी। सर आप आईटीसी लो ना, तभी तो आप रिफंड क्लेम करोगे और तभी तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक, देखो आईटीसी लेने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट होता है और जब आप रिफंड लेंगे तो डेबिट होगा। As per the third proviso to Rule 89 sub Rule 1 of the CGST rules in respect of the supplier regarded as deemed export, either recipient or supplier is allowed to file a refund application। एक चीज एग्जाम में ध्यान रखना, डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में कोई भी रिफंड एप्लीकेशन लगा सकता है, बट सप्लायर को रिफंड तभी मिलेगा, एक रेसिपिएंट आईटीसी ना ले, दूसरा रेसिपिएंट अंडरटेकिंग दे सप्लायर को कि तुम रिफंड ले लो, मैं आईटीसी नहीं ले रहा, मैं रिफंड नहीं ले रहा। ठीक, अदरवाइज मान लो सप्लायर इंटरेस्टेड नहीं है, सप्लायर ने डिम्ड एक्सपोर्ट कर दिया, अब मान लो मैंने डिम्ड एक्सपोर्ट पे तुमसे जीएसटी चार्ज करके ले लिया है, मैं सप्लायर हूं, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, अब तुम आईटीसी लो और आईटीसी लेकर रिफंड क्लेम कर लो। तो सप्लायर, रेसिपिएंट अब क्या लेगा, अदरवाइज मतलब सप्लायर अगर रिफंड नहीं लेता है तो कौन लेगा, रेसिपिएंट। तो बट अब ये क्लैरिफिकेशन आई है 3 लाइन की, किसके थ्रू, सर्कुलर के थ्रू इशू हुई है मार्च 2021 में। आपको कहां तक की अमेंडमेंट पढ़नी है, मई 21 तक की। तो ये मार्च की क्लैरिफिकेशन है। एग्जाम में सर्कुलर नंबर याद नहीं रखते, ध्यान रखना, एग्जाम में सर्कुलर नंबर नहीं याद रखना, खाली क्रक्स याद करना, क्या कि रेसिपिएंट को आईटीसी लेने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रिफंड ले या ना ले, पहले आईटीसी लेगा। अब आईटीसी लेने के बाद क्या चाहते हो, रिफंड लेना, रिफंड ले लो, या फिर अपनी तुम किसी और एग्जिस्टिंग लायबिलिटी में एडजस्ट करना चाहते हो, कर लो। In case where the recipient of deemed export supplies claim the refund on such supply, there is no restriction on such recipient for availing the ITC। कंफ्यूजन क्या थी, रेसिपिएंट आईटीसी लेगा कि नहीं। तो सर रेसिपिएंट आईटीसी कब नहीं लेगा, जब सप्लायर रिफंड क्लेम करना चाहता है। सर सप्लायर अगर रिफंड क्लेम नहीं करना चाहता है तो रेसिपिएंट पहले आईटीसी लेगा, आईटीसी लेने से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस बढ़ेगा, उसके बाद रिफंड एप्लीकेशन लगाने से घट जाएगा। वही इस नोट्स में दे रखा है। डिम्ड एक्सपोर्ट के बारे में जानना है तो मेरी बुक के पेज नंबर 30.37 पे जाइए, और ऐसे भी एग्जाम के लिए डिम्ड एक्सपोर्ट क्या है डिफाइन करना, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, क्लास के अंदर बताया हुआ है। और ये कह रहा है कि तुम क्रेडिट लो, तुम अपना आईटीसी डिम्ड एक्सपोर्ट पे किए हुए जीएसटी का क्रेडिट लेके अपना बैलेंस बढ़ाओ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, बाद में रिफंड एप्लीकेशन लगा देना, घट जाएगा। तो ये अमेंडमेंट एक है छोटी सी। हम लोग चलते दूसरी अमेंडमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में काफी सारी चीजें आपको पेज नंबर 34.16, 34.17, 34.19 पे ऑलरेडी बताई जा चुकी है, रूल 89 सब रूल 4 से रिलेटेड, ये फॉर्मूले से रिलेटेड। इसमें पिछले 1 साल में काफी सारी अमेंडमेंट्स आई थी, सब आपको बता रखी है। मेजर अमेंडमेंट्स थी ये वाली 1.5 वाली, क्लास के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि टर्नओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां जो वैल्यू लेते हैं वो उसकी डोमेस्टिक वैल्यू से 150% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लास के अंदर बताया हुआ है। सर ये अमेंडमेंट के नोट से पेज नंबर 33 पे है। आपकी बुक जो मेन बुक है 7th एडिशन की, उसके पेज नंबर 16, 17 और 19 पे एक्सप्लेन किया हुआ है। चलते हैं उसी पेज पे, हम चलते हैं उसी पेज पे, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 34.6 पे काफी टाइम आपको देके ये फॉर्मूला समझा रखा है मैंने कि आप एलिजिबल आईटीसी का कितना रुपया रिफंड ले सकते हैं एक्सपोर्ट के केस में। आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को ऊपर लिखना है, टर्नओवर को नीचे लिखना है, आईटीसी से मल्टीप्लाई करना है, रिफंड का अमाउंट आ जाएगा।
क्लास के अंदर क्वेश्चन भी करा रखा है, सर्विसेज का अलग, गुड्स का अलग। एग्जाम में मिक्स नहीं करेगा, क्या तो गुड्स का क्वेश्चन पूछेगा या सर्विसेज का। ये वाली अमेंडमेंट ऑलरेडी आपको बता रखी है क्लास में। क्या ध्यान रखना है, ये जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, एक्सपोर्ट वैल्यू, वो वैल्यू आपके डोमेस्टिक वैल्यू के 150% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ये अमेंडमेंट्स क्लास में आपने पढ़ाया था और हमने समझ भी गए थे। तो अब नई अमेंडमेंट क्या है? नई अमेंडमेंट ये है कि ये जो नीचे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है, इसके अंदर एक्सपोर्ट टर्नओवर भी है और इसके अंदर डोमेस्टिक टर्नओवर भी है। तो नीचे जो आप डिनोमिनेटर में वैल्यू लेंगे, वो देखो नीचे की जो वैल्यू है एडजस्टेड टर्नओवर की वैल्यू, उसके अंदर दो तरह की वैल्यू है, डोमेस्टिक टर्नओवर प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर, राइट। तो ऊपर में जो आपने एक्सपोर्ट वैल्यू ली है, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू 150% तक की, वही वैल्यू आपको नीचे भी लेनी है। मतलब अमेंडमेंट क्या है कि सर ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन की अमेंडमेंट्स है जो ऊपर के लिए की गई थी, वही सेम अमेंडमेंट्स अब नीचे वाले डेफिनेशन के लिए भी की जा रही है। किसके लिए? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर जो गुड्स की वैल्यू है, उसमें डोमेस्टिक की वैल्यू जो दी हुई है लेंगे, एक्सपोर्ट की वैल्यू जैसे ही ऊपर में आप रोकोगे 150% पे, वैसे ही अंदर में इसमें भी रोकना होगा, और कोई चीज नहीं है सर। सिंपल कहा गया है, देखो ये जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में डेफिनेशन है, कहा गया इस डेफिनेशन की जगह तुम यही वाला इस डेफिनेशन के अंदर ये जो स्टेट टर्नओवर का डेफिनेशन निकालते हो गुड्स का, इसके अंदर तुम जब ये एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू जोड़ोगे तो वो इसी फॉर्मूले और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जोड़ना। बस इतनी से अमेंडमेंट्स है, वही यहां पे समझाया हुआ है। देखिए यहां कोई चेंजेस नहीं है, सब एज इट इज है, कहीं कोई चेंज नहीं है। खाली बस क्या ध्यान रखना, कुछ इशू आ गए कि सर, फिर से मैं बता दूं, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर क्या क्या आता है, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। ठीक, अब एक्सपोर्ट में जो ऊपर वैल्यू लिए है वही तो आएगी नीचे भी वैल्यू, जो न्यूमरेटर में लिए है वही आएगी डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में तुम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो 1.5 का, वही रेस्ट्रिक्शन नीचे भी लगना चाहिए। सीधा चलते हैं एग्जाम्पल में। सर ये थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, खाली क्या ध्यान रखना, ये जो 1.5 टाइम्स का रेस्ट्रिक्शन लगाते हो आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू पर, वही रेस्ट्रिक्शन के साथ आपको नीचे का टोटल टर्नओवर भी निकालना है। सीधा इस एग्जाम्पल में चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। सीधा इस एग्जाम्पल में चलते हैं, आपके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, मार्च का सर्कुलर है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से चलते हैं। सर एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। ठीक, इसी के जो अगर हम इसी को डोमेस्टिकली अगर हम इंडिया में इसी गुड्स को हम डोमेस्टिकली सप्लाई करते तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 90,000। तो बोलता है इसका 1.5 टाइम्स। सर जो एक्सपोर्ट गुड्स है उसकी डोमेस्टिक वैल्यू कितनी है? 90,000। तो इसका 1.5 टाइम्स, यानी 90,000 का 1.5 टाइम्स कितना? 1,35,000 से ज्यादा 1 लाख नहीं होना चाहिए। तो नहीं है ना सर, तो यही 1 लाख यहां आ गया। और अब हमें टोटल टर्नओवर निकालना है डिनोमिनेटर का। तो सर एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी ली हमने फाइनली? 1 लाख और 90,000, मतलब जितनी है उतनी ही ले ली। मतलब इस केस ए में अमेंडमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। चलो अगला एग्जांपल ये देखो। सर ये 2 लाख की वैल्यू है, ठीक, वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाई डोमेस्टिकली। ऐसे ही गुड्स को हम लोगों ने इंडिया में भी सप्लाई किया है मात्र, लेकिन उसकी वैल्यू 60,000 है। तो एक्सपोर्ट गुड्स की जो वैल्यू अब 2 लाख है, वैसा ही गुड्स तुमने डोमेस्टिकली सप्लाई किया 60,000 में, तो गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट की वैल्यू डोमेस्टिक सप्लाई की वैल्यू से 1.5 गुने से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 90,000। तो फाइनली एक्सपोर्ट की वैल्यू रिफंड पर्पस के लिए फॉर्मूले में कितनी जाएगी? न्यूमरेटर में 90। तो डिनोमिनेटर में टोटल टर्नओवर कितना लेंगे? सर 2,60,000 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 90 प्लस 60, 1,50,000। अमेंडमेंट से पहले कितना लेते थे? डिनोमिनेटर में 2,60,000 और न्यूमरेटर में 1,50,000। ये गलत था। मतलब न्यूमरेटर में आप लेते थे 90,000, किसकी जगह पर? 2 लाख की जगह। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि बिफोर अमेंडमेंट, सर बिफोर अमेंडमेंट वैल्यू लेते थे 90,000 एक्सपोर्ट की वैल्यू, और यहां ले लेते 2 लाख रुपए और 60,000, ऐसे ले लेते थे। मतलब ऊपर 90,000 कर दिए 2 लाख का, और लेकिन नीचे 2 लाख ही रखे आप। किसमें? ये नीचे वाला फॉर्मूले में नीचे वाली वैल्यू किसकी है? एग्रीगेट टर्नओवर की। उसमें आप 2 ही लाख ले रहे हैं, लेकिन ऊपर आप 1.5 टाइम्स कर दे रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया, बोला नहीं,
90,000 अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो नीचे भी 2 लाख की जगह पर आप क्या लेंगे 90,000 और 60,000 तो आप पहले से लेते ही थे किसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। बस इतनी सी अमेंडमेंट है। चलो एक और एग्जांपल, तुम एक्सपोर्ट करते हो, तुम्हारे पास आईटीसी का बैलेंस 270 है, रिफंड कितना क्लेम करेंगे? तुम्हारी डोमेस्टिक सप्लाई कितने की है 200 वैल्यू पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स 5, यानी डोमेस्टिकली तुमने कितना सप्लाई किया है 1000। तो सर फॉर्मूले में क्या लिखते हैं आईटीसी कितना है इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। अब देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर तुम्हारा कितना है, एक्चुअली में एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है 350 इंटू 5 1750। ठीक है, अब देखो तुम्हारी एक्सपोर्ट यूनिट भी 5 है और डोमेस्टिक सप्लाई भी 5 यूनिट की है, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई की वैल्यू 1000 और एक्सपोर्ट सप्लाई की वैल्यू 1750 है। तो गवर्नमेंट कहती है देखो 1750 मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा फॉर्मूले में, मैं 1.5 टाइम्स करूंगा, यानी मैक्सिमम मैं तुम्हें 1500 लेने दूंगा। ऊपर फॉर्मूले में जा रहा हूं, रूल 89.4 आपको ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है, रूल 89.4। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने मेरे से या किसी और फैकल्टी से ये क्लास ले रखी है रूल 89.4 की, और ये अमेंडमेंट क्लास में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये अमेंडमेंट्स क्या तो मेरे से जीएसटी 7th एडिशन की क्लास और उसकी बुक और उसकी रिकॉर्डिंग, या किसी भी टीचर से आपने ये अमेंडमेंट पढ़ रखा है। बस अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये है कि पहले अमेंडमेंट था आज से साल भर वाली 6 महीना से भी 6 महीना पुरानी अमेंडमेंट क्या थी कि ऊपर आप 1750 नहीं ले सकते, आप 1.5 गुना से ज्यादा नहीं ले सकते डोमेस्टिक वैल्यू का। नीचे क्या था, पहले अमेंडमेंट से पहले नीचे बोला 1750 ले लो और बगल में 1000 रुपए जो डोमेस्टिक की वैल्यू है वो ले लो। लेकिन अब अमेंडमेंट आई कि नीचे भी आप कितना लो 1500 लो, बस इतना ही है। नीचे भी आप कितना लो 1500 लो, यही चीज लिखी हुई है यहां पे कि एग्रीगेट जो नीचे आप फॉर्मूले में लिखोगे टोटल टर्नओवर वो भी वैसे ही लोगे, कितना 1000 प्लस 1750 नहीं 1000 प्लस 1500, और जो न्यूमरेटर में आएगा वो भी आपका कितना आ रहा है 1500 आ रहा है। तो कुछ नहीं किया है, एक अलाइनमेंट किया है कि भाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इज द टर्नओवर ऑफ डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। जब तुम न्यूमरेटर में एक्सपोर्ट की वैल्यू 1500 ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 1500 लो, जब तुम न्यूमरेटर में 1500 ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 1500 लो, न कि 1750। जनरली तुम्हारी टोटल टर्नओवर कितनी है 2750। अमेंडमेंट से पहले नीचे कितना लेते थे, अमेंडमेंट से पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना लेते थे 2750, अब कितना लेंगे 2500 लेंगे। 2500 कैसे आया 1000 प्लस 1500, 1500 किसकी जगह ले रहे हैं 1750 की जगह। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट की वैल्यू डोमेस्टिक वैल्यू के 1.5 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकती का कॉन्सेप्ट है रूल 89 सब रूल 4 में। बस अब नए रूल में जाते हैं, रूल 90। मैं एक बात बता दूं, आपकी बुक में जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें इस अमेंडमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 19 से आगे जाते हैं 20 पे, सर इसके आंसर में इस अमेंडमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि तुमने जो यहां पर एक्सपोर्ट किया है 12 लाख का, इसकी डोमेस्टिक वैल्यू कितनी है 10 लाख। अगर ये एक्सपोर्ट 12 लाख का किए हो, जिसकी अगर इंडिया में बेचते इक्विवेलेंट वैल्यू तो 10 लाख होती, तो 10 लाख का 1.5 गुना कितना होता है 15 लाख। ये ऑलरेडी कम है 12, तो न्यूमरेटर में भी 12 है और डिनोमिनेटर में भी 12 है। सर 12 और नीचे 12, ये न्यूमरेटर में भी 12 है और नीचे भी 12 है, कोई अमेंडमेंट का इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि तुम 1.5 गुना से अंदर में हो। 10 लाख की डोमेस्टिक वैल्यू का 1.5 गुना कितना होता है 15 लाख, और तुम्हारी एक्सपोर्ट वैल्यू मात्र 12 लाख थी। सपोज करो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, तुम्हारी बुक के इस क्वेश्चन को 34.20 पर जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन है जो ऑलरेडी क्लास के अंदर कराया हुआ है, मैं यहां 17 लाख कर दूं, 17 लाख, तो आगे यहां क्या चेंज होगा सर, यहां हो जाएगा 15, यहां भी हो जाएगा 15, सर यहां हो जाएगा 15, यहां हो जाएगा 35, 37 नहीं लेना है। अगर न्यूमरेटर में भी रोकेंगे 17 को 15 में तो डिनोमिनेटर में भी रोकना आपको, बस इतना ही एग्जाम के लिए ध्यान रखना। चलिए सर ये जो रूल 90 है, अगेन अब यहां पे फर्क आ गया। रूल 90 में एक अमेंडमेंट आई है, ये वाली, ये आई है 18 मई 2021 को। सीए फाइनल के स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं इसको, सीए फाइनल के स्टूडेंट जिनका दिसंबर में एग्जाम है वो ये अमेंडमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल।
आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम दिसंबर 21 में है, आपका कट ऑफ डेट है 31 मई। तो अब जितने भी मैं अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूं, रूल 90 की अमेंडमेंट्स, रूल 92 की अमेंडमेंट्स, रूल 96 की अमेंडमेंट्स, ये सब मई मंथ में आ रखी हैं। मार्केट में कहीं भी आपको चर्चा में नहीं मिलेंगी। सर मार्केट में सीए फाइनल की अमेंडमेंट्स चर्चा में रहती हैं, जिसको सीएमए के स्टूडेंट पढ़ते हैं। 1 महीने का डिफरेंस होता है और ये अमेंडमेंट्स कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। रिफंड चैप्टर की जीएसटी में ये अमेंडमेंट्स कहीं भी नहीं पढ़ाई जा रही है, क्योंकि गलती से ये अमेंडमेंट्स कब आ रखी है, मई में। तो आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सर, ऐसा नहीं है। रूल 90 में क्लास में पढ़ाता ही नहीं था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन को। आपके नोट्स में नहीं है रूल 90। क्यों? क्योंकि रूल 90 में कुछ खास नहीं था, एक्नॉलेजमेंट की बात थी। लेकिन अमेंडमेंट के कारण अब इसमें इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। रूल 90 की इंपॉर्टेंस ना अमेंडमेंट के कारण बढ़ गई है, अदरवाइज हम इसको इग्नोर ही करके चलते हैं। आप जब रिफंड का एप्लीकेशन लगाते हो, फॉर्म नंबर 01, देखिए नीचे मैंने फॉर्म नंबर भी दे रखा है। इस बार आपको मैंने जीएसटी अमेंडमेंट बुकलेट पेज नंबर 38 में रिफंड चैप्टर में जितने भी फॉर्म्स यूज होते हैं वो मैंने आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, एक नया फॉर्म आया रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करने का, ये कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं। आपने जो रिफंड एप्लीकेशन लगाई है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो ये फॉर्म सबमिट करके। यही इस बार की अमेंडमेंट है रूल 90 की। सर आप ये रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हो आरएफडी 01 में, ठीक, इसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है 02 में। अगर आपने जो रिफंड एप्लीकेशन लगाई है उसमें अगर कुछ कमी होती है, आपका रिफंड एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं, तो आपको डेफिशिएंसी मेमो आता है आरएफडी 03 में, जिसका आप फिर रिप्लाई करते हो और आपकी वो रिफंड एप्लीकेशन फिर एक्सेप्ट होती है। आरएफडी 01 में ही रिप्लाई किया जाता है। ठीक, तो वही सब चीज यहां रूल 90 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कैश लेजर से रिफंड लेने के लिए, अगर आप कैश लेजर से रिफंड लेने के, देखो रिफंड आप 2 जगह से ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। कहता है आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड लेना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन लगाओगे 01 में और हम आपको एक्नॉलेजमेंट में दे देंगे 02 में। लेकिन पहले देखेंगे कि आपने सब कुछ सही अप्लाई किया है कि नहीं किया है। हम आपको एक्नॉलेजमेंट में देंगे ये लिख के कि आपने क्लेम कब किया है। सर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि रिफंड का क्लेम 2 साल के अंदर जब नॉर्मली आप क्लेम कर लेंगे। सर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हम लोग क्लास में पढ़ते हैं इसके लिए। एक, जब आप रिफंड का एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो एप्लीकेशन की डेट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? जीएसटी में रिफंड चैप्टर में जब आप रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हैं तो डेट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? तो ये रहा एक रीजन। क्या? proper officer shall issue the order under subsection 5 within 60 days from the date of the receipt of application। आपको जो रिफंड का ऑर्डर देगा वो 60 दिन के अंदर देगा। अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन सही है, क्या कहता है? इफ ऑन द रिसीट ऑफ एनी सच एप्लीकेशन द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड एज अ रिफंड इज रिफंडेबल, ही मे मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली and the amount so determined shall be credited to the consumer welfare fund। लेकिन हमने पढ़ा है इसमें क्लास में कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कब नहीं जाएगा, और ये एग्जाम के लिए मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई, गवर्नमेंट उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देगी, लेकिन नहीं डालेगी इन सब सिचुएशन में, डायरेक्ट आपको देगी। 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसीलिए डेट ऑफ एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। और ये क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ और मार्क्स इंपॉर्टेंट सब कुछ बताया हुआ है। सीएमए फाइनल आईडीटी के वर्कबुक का क्वेश्चन है और एग्जाम में हूबहू पूछ सकता है। सब क्लास के अंदर बताया हुआ। अब ना पढ़ो आप रिफंड चैप्टर, आपकी मर्जी। ठीक है सर, रिफंड डेट की एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्योंकि यहां पर शुरू में लिखा हुआ है कि आपको 2 साल के अंदर एप्लीकेशन लगा देनी है। ठीक है, तो क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है। ऑलवेज ये जो रिफंड एप्लीकेशन होती है ना, डेट वो इंपॉर्टेंट होती है। तो वही यहां बोल रहा है, एक्नॉलेजमेंट में हम आपको बता देंगे। फिर यहां बोल रहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिफंड नहीं लेना है तो कहां से लेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से लेंगे, और या फिर आपने कोई गलती से टैक्स वैक्स जमा कर दिया होगा एक्स्ट्रा तो वहां से लेंगे। वो भी हम कैश लेजर के थ्रू तो करते हैं। तो मेनली ये क्रेडिट लेजर का डिस्कशन है।
तो यहां बोलता है आपका एप्लीकेशन आने के बाद हम 15 दिन के अंदर उसको स्क्रूटनी करेंगे, देखेंगे कि वो एप्लीकेशन परफेक्ट है कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर लगा रखे हैं कि नहीं, तब जाके हम एक्नॉलेजमेंट देंगे। एक्नॉलेजमेंट में कंफर्म करेंगे आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या थी, क्योंकि 2 साल 60 दिन उससे कंट्रोल होता है। लेकिन अगर कुछ डेफिशिएंसी मिली आपकी एप्लीकेशन में तो हम आपको RFD 03 भेजेंगे। आपको अपनी डेफिशिएंसी ठीक करके एक फ्रेश एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब देखिए यहां अमेंडमेंट क्या हुआ है। अमेंडमेंट ये हुआ है कि आपने जो पहली एप्लीकेशन लगाई थी रिफंड की, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने आपको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट की, इसमें जो जितना दिन वेस्ट गया है वो टाइम आपके 2 साल के टाइम पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। प्लीज ध्यान रखना अमेंडमेंट। आपने देखो ये क्या बोलता है यहां 3 लाइन कि अगर आपके एप्लीकेशन में अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो आपको डेफिशिएंसी इन्फॉर्म की जाएगी और वापस से आप फ्रेश एप्लीकेशन लगाओगे। सर वो फ्रेश एप्लीकेशन तो फिर मान लो मेरा 2 साल का टाइम बीत गया तो फिर तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड ही नहीं देगी। तो फिर गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया, यहां पे बोला कि चलो ठीक है, 2 साल का जो टाइम पीरियड है, टाइम लिमिट है कि 2 साल के अंदर आप एप्लीकेशन डालते हो रिफंड की, उसमें हम ये टाइम काउंट नहीं करेंगे। कौन सा काउंट? जो पहली रिफंड की एप्लीकेशन लगाई थी वो डेट से लेकर जो डिफिशिएंसी तुम्हें कम्युनिकेट की गई इस फॉर्म में, उसका टाइम हम तुम्हारा काउंट नहीं करेंगे। एक ये अमेंडमेंट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स की अमेंडमेंट है। फॉर्म नंबर भी आप यहां याद रखना। सर आप जो रिफंड एप्लीकेशन लगाते हो GST RFD 01 में, उसको तुम विड्रॉ कर सकते हो। कौन सा फॉर्म फाइल करके? RFD 01W विड्रॉ। बहुत इजी है याद करना। और सर क्या ध्यान रखना, सर जब हम रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हैं तो रिफंड की एप्लीकेशन लगाने पे क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक, मान लो आपने 1 लाख रुपए के रिफंड की एप्लीकेशन लगाई तो उतना रुपया आपका डेबिट हो जाता है टेम्पररी। किससे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से और या फिर क्रेडिट लेजर से, जहां से भी आपको रिफंड लेना है। क्यों? ताकि आप उस पैसे का कहीं और यूज ना कर सको, डबल बेनिफिट ना हो जाए। सर एक तरफ मैं रिफंड की एप्लीकेशन लगा दूं, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिफंड चाहिए, और दूसरी तरफ मैं उसको अपनी किसी लायबिलिटी से सेट ऑफ कर दूं, ऐसा ना हो। वो डेबिट कर देते हैं, तुम्हारा एप्लीकेशन आते ही तुम्हारे अकाउंट में से उतना रुपया साइड कर देते हैं। लेकिन तुमने एप्लीकेशन लगाई थी रिफंड की तो वो तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब तुम विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो वापस तुम्हारे अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे ही तुम रिफंड की एप्लीकेशन, जैसे ही तुम यहां रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हो तुम्हारा अकाउंट हो जाता है डेबिट। जैसे ही तुम विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाओगे और वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई तो तुम्हारा वापस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सर डेबिट का ये मतलब नहीं है कि तुमको पैसा मिल गया। पॉइंट यह है कि जब मैं रिफंड का एप्लीकेशन लगाता हूं तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, एप्लीकेशन प्रोसेस करते हुए तुम्हारे बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर से बैलेंस को गायब कर देती है ताकि तुम उसको कहीं और यूज ना कर पाओ, क्योंकि तुम रिफंड प्रोसेस कर रहे हो। अगर कल को रिफंड अनसक्सेसफुल हुआ तो वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में वापस आ जाएगा कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में। तो वही यहां पर है। तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, ये याद करना होगा। सर आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई, अब विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा सकते हो, लेकिन कब? ये सब काम ना हुआ हो, ये ध्यान रखना, ये रटना पड़ेगा आपको, ये यहां रटना पड़ेगा। द एप्लीकेंट मे एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सेक्शन। ये सारे क्लास में आप पढ़े हुए मेरे से, मैंने काफी अच्छा खासा डिटेल टाइम दे रखा था आपको। सर प्रोविजनल रिफंड सेक्शन अगर आपका हो चुका है इस फॉर्म में तो आप विड्रॉल नहीं लगा सकते। अगर आपका रिफंड ऑलरेडी सैंक्शन ऑर्डर पास हो चुका है, रिफंड एक तरह से ये रिफंड ही ऑर्डर है, सर रिफंड ऑर्डर पास हो गया तुम्हारे एप्लीकेशन पे तो कैसा विड्रॉल? सर अगर पेमेंट ऑर्डर पास हो चुका है तो कैसा विड्रॉल? सर आपका रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर पास हो चुका है तो कैसा विड्रॉल? आपको नोटिस मिली है गवर्नमेंट से तो फिर कैसा विड्रॉल? मतलब सिंपल ये ध्यान रखना है कि आपके रिफंड एप्लीकेशन के बाद अगर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन ऐसा ले लिया है तो तुम विड्रॉल की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। समझ रहे हो? तुम रिफंड की विड्रॉल की, रिफंड एप्लीकेशन की विड्रॉल की एप्लीकेशन जो इस फॉर्म में लगाओगे वो कब? इन इवेंट से पहले। इनमें से अगर कुछ भी हो चुका है, पेमेंट ऑर्डर, विथहोल्डिंग ऑर्डर, नोटिस, प्रोविजनल रिफंड और फाइनल रिफंड कुछ भी हो गया है तो आप विड्रॉल की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ऐसे समझो कि तुमने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई, डिपार्टमेंट की एक्शन लेने से पहले तुम विड्रॉ कर लो उसको तो विड्रॉ हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना, इतना सा ही तो याद रखना है।
सर मई की अमेंडमेंट है, सीए फाइनल वाले बच्चों के बीच में चर्चा में नहीं है क्योंकि उनका कट ऑफ डेट 30 अप्रैल है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ के नहीं जाएंगे, आपको पढ़ के जाना होगा एग्जाम में, ज्यादा टाइम तो मैं ले भी नहीं रहा आपका। सर इसी बहाने ताजा हो गई याद। सर जनरली ना वॉल्यूम 2 में बच्चा प्लेस ऑफ सप्लाई करके जाता है खाली, और मैं चाहता हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया सब रिवाइज करो और एग्जाम दो। सर रूल 92 ऑर्डर सैंक्शनिंग रिफंड में छोटा सा चेंज हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट पेज पे ले जाता हूं 34.22, वहां से ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो यहां से डर जाओगे। 34.22 आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बस आप क्या करना 34.22 पे बस ये लाइन कट कर देना। तुम वहां डर जाओगे, देखोगे ना, तुमको खाली ये 3 लाइन नहीं पढ़नी है। पेज नंबर 34.22 7th एडिशन की बुक है मेरे सामने, आपका दिसंबर 2021 में एग्जाम है, सीएमए फाइनल पेपर 18। सर ये 3 लाइन यहां से कट कर दो, बस इतनी ही सी अमेंडमेंट्स है। ये ऑलरेडी मैं आपको अच्छा खासा एग्जांपल देके क्लास में बता रखा है। सर यहां ये बस यहां छोटी सी अमेंडमेंट है, बाकी नीचे इस समय कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो आपको पढ़ाया है सब सच है और बहुत अच्छे से मैंने क्लास में पढ़ाया विद छोटा छोटा एग्जाम्पल। रिफंड चैप्टर में तो मैंने आपके साथ बहुत मेहनत की है और 8 से 10 वीडियो तो मेरी यूट्यूब पे भी है रिफंड चैप्टर से अमेंडमेंट से रिलेटेड। पिछले 1 साल में मेरे यूट्यूब पे जाओगे, रिफंड सर्च करोगे तो काफी वीडियो मिल जाएंगी। बस छोटी सी चेंज है। सर यहां क्या चेंज है तो यहां दे रखा है सर 92.1 में पेज नंबर 34.22 में ये 3 लाइन हटा देना बस, और नीचे जाके ये 3 लाइन जोड़ देना। सर देखिए यहां पे नोट्स में यहां पे पार्ट बी था, इसको पार्ट ए कर देना, ये रहा पार्ट ए। सर जो विथहोल्डिंग ऑर्डर पास होगा, हम आपका रिफंड विथहोल्ड कर रहे हैं, हम आपको रिफंड इस रीजन से विथहोल्ड कर रहे हैं। सर वो पहले पार्ट बी में जाता था इंटीमेशन, अब पार्ट ए में जाएगा। फिर गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं सब कुछ सही है, हम आपका रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं, विथहोल्ड नहीं करेंगे। तो वो जो इंटीमेट करेगी, ऑर्डर जो पास करेगी कि नहीं नहीं हम आपका जो विथहोल्ड किए थे अब हम रिलीज कर रहे हैं, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एक्चुअली क्या होता है, हम जब रिफंड एप्लीकेशन लगाते हैं तो जब गवर्नमेंट को शक होता है या लगता है कि हमने कंप्लायंस कुछ नहीं किया या कुछ डिफॉल्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको विथहोल्ड पे डाल देती है कि नहीं हम आपको ये रिफंड नहीं दे सकते, अभी छानबीन चल रही है, ये पेपर ये पेपर ये पेपर। वो ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है विथहोल्ड के रीजन सब सेक्शन 10 और 11 में, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। बट हाँ पार्ट बी पार्ट ए कर दीजिए विथहोल्ड के लिए। बोला सर अब आगे जाके विथहोल्ड नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है रिफंड मिलेगा, तो फिर गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगी किसमें, पार्ट बी में। बस पार्ट ए पार्ट बी का थोड़ा सा लॉजिक चेंज हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी का थोड़ा सा जगह चेंज हुआ है। सर विथहोल्ड के लिए जो ऑर्डर पास होगा वो पार्ट ए में, और विथहोल्ड नहीं है कंटिन्यू कर रहे हैं, हम आपको रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं, आपका विथहोल्ड जो रिफंड था वो रिलीज कर रहे हैं, वो पार्ट बी में होगा। बस मुझे नहीं लगता फॉर्म के पार्ट ए पार्ट बी पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी ध्यान रखना। रूल 96 पेज नंबर 34.3031, आप डर जाओगे यहां से, यहां चलते हैं 34.30 एंड 31, बस छोटा सा 1 मिनट और आपका लूंगा। रूल 96 में सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई बदलाव नहीं, जो क्लास में पढ़ा है सब सही है, खाली बस ये जो पार्ट बी है इसको पार्ट ए कर देना। वही पेज नंबर 31 में पॉइंट नंबर 6 में इसको पार्ट ए कर देना। क्या मैंने बोला, पार्ट बी की जगह कौन लिया, पार्ट ए ले लिया है। और वही चीज कि तुम्हारा रिफंड जो विथहेल्ड हो रहा था अब वो विथहेल्ड नहीं होगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हारे रिफंड को विथहेल्ड नहीं करेंगे, तुम्हारा रिफंड का हम ऑर्डर पास करेंगे 06 में, लेकिन उसके पहले रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड का तुमको ऑर्डर पास करना पड़ेगा किसमें, पार्ट बी में। बहुत सिंपल, यहां पार्ट ए कर दो कि अगर तुम्हारा रिफंड विथहेल्ड होता है, तुम्हारा रिफंड अगर विथहेल्ड होता है तो तुमको बताएंगे हम पार्ट ए में, बी में नहीं, ए में। और तुम्हारा विथहेल्ड रिफंड अब विथहेल्ड नहीं है, तुमको रिफंड मिलेगा, तुमको रिफंड का ऑर्डर पास होगा, लेकिन उसके पहले एक पार्ट बी RFD 07 का विथहेल्ड रिलीज ऑर्डर पास होगा। बस खत्म, रिफंड चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स खत्म। सर ये कुछ फॉर्म्स के नाम और पर्पस दे रखे हैं, देखिए मैंने यहां 7A 7B को भी चेंज कर दिया है। प्लीज हो सकता है एग्जाम में ये फॉर्म नंबर पूछ ले आपसे, ये बात ये 3 मार्क्स मैंने वहां लिख दिया है, तो कुछ भी पूछ सकता है। देखो इंस्टीट्यूट की मर्जी, कुछ पूछे ना पूछे, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट की मर्जी वो क्या पूछ रहा है नहीं। सर लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, मेरा चैप्टर 38 जो है 7th एडिशन बुक का, इसका पूरा का पूरा क्लास आपको दे दिया गया है, पूरी की पूरी क्लास यूट्यूब पे है। पिछले
20-25 दिन की मेरी YouTube अपडेट देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मेरे YouTube पे मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स। ठीक, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, सारे अमेंडमेंट्स एक साथ दे रखे हैं। कस्टम की अमेंडमेंट की बुकलेट में साथ साथ YouTube लिंक दे रखा है। मेरी जो टेलीग्राम चैनल पे कस्टम की अमेंडमेंट की बुकलेट है दिसंबर एग्जाम के, अमेंडमेंट यूट्यूब लिंक, अमेंडमेंट यूट्यूब लिंक, अमेंडमेंट यूट्यूब लिंक साथ साथ दे रखा है। सीएमए इंस्टीट्यूट की जो सप्लीमेंट्री इशू हुई है दिसंबर 2021 की, अमेंडमेंट्स जीएसटी, अमेंडमेंट्स कस्टम, एवरीथिंग इज नाउ कवर्ड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।